गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो इवोल्यूशन का जो पेपर है उसमें टॉपिक जो डार्विनिज्म पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नियो डार्विनिज्म, या जिसको हम कहते हैं नव डार्विनवाद। तो इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैं चर्चा करता रहा हूं मैं आपसे, और डार्विन का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। तो अब डार्विन के सिद्धांत से नियो डार्विनवाद किस प्रकार से भिन्न था उसकी चर्चा हमें करनी है। तो देखिए, नियो डार्विनिज्म जो है दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अर्थात डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था प्रकृति चयन का सिद्धांत, उसी का एक रूपांतरित एक परिमार्जित स्वरूप है। और ये इसके बारे में कई किताबें आई बीच में। जो डार्विन के सपोर्टर थे कुछ लोग, जैसे एक तो आपको नाम बताया था मैंने, जूलियन हक्सले थे, थियोडोर डॉब्झांस्की थे, जेवियस हार्डन थे, मूलर थे। इन सबों के बहुत सारे पेपर और किताबें आए, और ये सारी की सारी कहानी हुई है 30 से लेके 40 में, मतलब 1930 के दशक से 1940 के दशक में। तो उन किताबों के आधार पर जो डार्विन का जो मूल सिद्धांत था उसको रूपांतरित किया गया, परिमार्जित किया गया, ताकि जो आनुवांशिकी या जो जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज हमारे सामने आए, जो भी फाइंडिंग हमारे सामने आए, उसके आधार पर डार्विन के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया जा सके, उसको उसकी व्याख्या की जा सके। तो सबसे पहले जूलियन हक्सले की किताब थी जो 1942 में आया था, एंड दैट वाज इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। इसीलिए जो नव डार्विनवाद का सिद्धांत है इसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो जो 42 की किताब आई थी उसके आधार पर इस सिद्धांत का गठन हुआ, लेकिन उससे पहले थियोडोर डॉब्झांस्की ने 1937 में एक किताब लिखी थी, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि किस प्रकार से जेनेटिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो अनुवांशिकी के सिद्धांत हैं, वो किस प्रकार से जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि क्या कहते हैं, प्रजातियों के, प्राणियों के उद्भव से को एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद एक स्टैबिन्स की किताब आई थी, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। इसने कई बातें सामने लाई। तो इस प्रकार से ये साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो आपको पता ही है कि जो डार्विन के समर्थक थे, जैसे कि R.A. फिशर थे, जेवियस हार्डन थे, जे मूलर थे, अर्नेस्ट मेयर थे, और स्वेलराइट थे, सिम्पसन थे। इन लोगों ने मिला करके क्या किया कि एक जो नव डार्विनवाद के सिद्धांत की नींव रखी, एक मॉडर्न जो सिंथेटिक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, उसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया। और एक्चुअली होता क्या है कि जितनी किताबों में आप पढ़ोगे ना, उतनी किताबों में थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप्स में या पॉइंट्स के आधार पर वेरिएशन मिलेगा। जैसे मैं 6 पॉइंट में इसको पढ़ा रहा हूँ, कोई 5 पॉइंट में कहीं एक्सप्लेन है, कहीं 4 पॉइंट में एक्सप्लेन है, लेकिन कुल मिलाकर के बात वही है। उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। और उसी के आधार पर जैसे नए पेपर्स आते हैं, नए सिद्धांत आते हैं, तो चूंकि ये कई लोगों के द्वारा जनित जो सिद्धांत थे उसको मिला करके बनाया गया है, उसका एक समन्वय है, समन्वयिक सिद्धांत है। इसीलिए इसमें कहीं कहीं आप एक किताब और दूसरी किताब में आपको वेरिएशन भी आएगा, लेकिन मूल बातें जो हैं वो रहनी चाहिए। अब जैसे कि फर्क क्या है डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म में। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्राणियों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है, हम डिस्कस कर चुके। फिर होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि प्राणियों की में प्रजनन की क्षमता अपार है। और दूसरी बात कि धरती पर जो संसाधन है जीवन के, भोजन है, आवास है, ये सारी चीजें सीमित है। इसलिए उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। फिर क्या होता है, उसी बीच में एक चीज और होती है कि जो जितने जानवर होते हैं उसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, उसमें फिनोटिपिक भिन्नता पाई जाती है। और उस भिन्नता में होता यह है कि उस स्ट्रगल में
जो अपने आप को सबसे सक्षम प्रमाणित करता है, सबसे योग्यतम प्रमाणित करता है, वो उसको वो जीवित रहता है, बाकी समाप्त हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो वेरिएबिलिटी है वो जो 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 वेरिएशन वाले प्राणी जो जीवित रह रहे हैं उसमें क्या होता है, उस वेरिएशन को आगे और प्रोपेगेट करने की, उस वेरिएशन को और स्ट्रांग बनाने की एक प्रवृत्ति होती है, जिससे जो वेरिएशन है पीढ़ी दर पीढ़ी वो वेरिएशन जमा होता रहता है और संग्रहित होकर के एक नए जाति का या नए प्रजाति का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के जरिए या प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के जरिए होता है। अब मैंने आपको बताया था कि डार्विन का सिद्धांत आया था 1859 में, और फिर उसके करीब 6 साल बाद मेंडल ने अपना सिद्धांत दिया था, आनुवांशिकी का सिद्धांत। फिर जब आनुवांशिकी के सिद्धांत को डार्विन के सिद्धांत के साथ मिलाया गया, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दें कि जो डार्विन का सिद्धांत था उसकी जो आलोचना हुई थी उसमें मूल बिंदु क्या था, उसमें 2-3 मूल बिंदु थे, और उसमें सबसे बड़ा जो एक स्ट्रॉन्ग एक क्रिटिसिज्म था वो ये था कि डार्विन कहते थे कि पॉपुलेशन में भिन्नता आती है, यानी कोई समष्टि है वहां पर क्या होता है, उसमें भिन्नता होती है। तो भाई वो भिन्नता आती कहां से है? एक किसी ने कहा ना कि डार्विन टॉक्स अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट डजंट से एनीथिंग रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो योग्यतम है उसकी उत्तरजीविता तो है, लेकिन वो योग्यतम कहां से आते हैं ये डार्विन कतई एक्सप्लेन नहीं करते, और ये एक्सप्लेन हुआ किससे, जब आनुवांशिकी का सिद्धांत आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मेंडल की जो आनुवांशिकी थी और डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था, इन दोनों को फ्यूज करके एक ढंग से ये सिद्धांत का निर्माण किया गया। फिर उसको कई लोगों ने और परिमार्जित करने का प्रयास किया। तो जो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है या जो न्यू डार्विनिज्म है, उसमें क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही समग्र एक विकासवाद का सिद्धांत सामने आता है कि उसमें डार्विन इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उसके अनुसार, डार्विन शोड दैट द इवोल्यूशन इन्वॉल्व सिलेक्शन इंटरैक्टिंग विद द वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, कि डार्विन ने ये कहा था कि पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होता है, कई प्रकार की जो भिन्नताएं होती हैं, उनके बीच का की जो अंतरक्रिया होती है, वो भिन्नताएं आपस में किस प्रकार से इंटरैक्ट करती हैं, उससे जो होता है वो सिलेक्शन की प्रक्रिया निर्धारित होती है। और दूसरा कि मेंडल ने ये कहा कि बेस ऑफ दिस वेरिएशन आर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि जो भिन्नता आती है वो इस वजह से आती है कि शरीर में जितने भी फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं उसका जो संचालन होता है, उसका जो वो किसी न किसी जीन के एक्सप्रेशन होते हैं। तो जीन्स या जो हेरिडिटी के यूनिट है जिसको फैक्टर कहा जाता था, उसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। तो नियो डार्विन सपोर्टर कौन कौन थे, जैसे रोमानो है, वेलेस है, फिशर है, हक्सले है, फोर्ड है, हार्डन है, गोल्ड स्मिथ है, स्वेल राइट है, अर्नेस्ट हिकेल है, ऑगस्ट विजमैन है, मेंडल है, डॉब्झॉन्स्की है, कैटलवुड है, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे के सारे दीज ऑल वेयर द नियो डार्विन सपोर्टर्स। सो डार्विन क्या कहता है, डार्विन भी ये कहता है कि जितने भी वो क्या करते हैं कि डार्विन को ये पता नहीं था कि चूंकि उस समय तक जो जनन द्रव्य का सिद्धांत वो भी नहीं आया था ना, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं था कि सोमेटोप्लाज्म क्या होता है और जर्मप्लाज्म क्या होते हैं, यानी कि कायिक कोशिकाएं क्या होती हैं और जननिक कोशिकाएं अलग से क्या होती हैं। और उन्हें ये नहीं पता था कि जो जननिक कोशिकाओं में होने वाली जो भिन्नता है वही पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होगा, उसी का इनहेरिटेंस होगा, उसी की वंशानुगति होगी। वो जितने भी वेरिएशन थे सबको वो हेरिटेबल मानते थे, तो दैट एक गलत कॉन्सेप्ट था वो। तो डार्विन जो है जो कहते थे कि ऑल इनहेरिटेबल फेवरेबल वेरिएशन, वो सारे के सारे वेरिएशन को कंसीडर करते थे। और डार्विन जो थे वो वेरिएशन को, रीजन को एक्सप्लेन नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जब तक मेंडल ने ये बात को एक्सप्लेन नहीं किया तब तक ये पता बिल्कुल नहीं था किसी को कि वो वेरिएशन, ये दिखता सबको था, एक बाप के 5 बेटे हैं तो पांचों अलग हैं, है ना। आदमी है तो एक आदमी, एक मोहल्ले में एक आदमी बहुत मोटा है, एक दुबला है, एक काला है, एक नाटा है,
गोरा है। उसी प्रकार से जानवरों में भिन्नता दिखाई पड़ती थी, लेकिन भिन्नता दिखती सबको थी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये जानकारी किसी को नहीं थी। ठीक है। फिर डार्विन के साथ दिक्कत ये थी, ये जो सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन को इंडिविजुअल माना। उन्होंने कहा कि एक आदमी में, एक किसी पर्टिकुलर प्राणी में, एक जानवर में जो भिन्नताएं होती हैं वही पीढ़ी दर पीढ़ी संग्रहित होती है। ऐसा नहीं होता। जो विकासवाद का सिद्धांत काम करता है वो एक समष्टि, एक पॉपुलेशन पे काम करता है। उसका बेसिक यूनिट जो होता है इंडिविजुअल नहीं होता। और इसीलिए एक अब विधा है, जो जेनेटिक्स तो आप पढ़ते हो, तो जेनेटिक्स जो है ना उसके कई ब्रांचेज होते हैं। उसमें जेनेटिक्स का एक ब्रांच है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में मैं आपको थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं यहाँ पर कि जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या देखते हैं अपन। सपोज करिए कि कोई एक, मान लीजिए, चलिए हम मटर के पौधे की बात कर लेते, सरलतम जो उदाहरण आपने पढ़ रखा है अनुवांशिकी के सिद्धांत में। तो उसमें आपने देखा था कि उसमें मान लीजिए पौधे की लंबाई वाला जो जीन था उसके कितने एलील हुआ करते थे? 2 एलील होते थे। एक कैपिटल टी होता था, दूसरा स्मॉल टी होता था। उसी तरह से अगर सीड राउंड होता था, उसका बीज गोल होता था या जोरीदार होता था, तो उसमें आपने देखे थे कि उसके 2 एलील थे। एक कैपिटल आर था, दूसरा स्मॉल आर था। कैपिटल आर मतलब कि जिसकी वजह से बीज गोल होते थे, स्मूथ होते थे, और दूसरा वाला जो स्मॉल आर था उसमें बीज झुर्रीदार होते थे। अब होता क्या है कि प्रत्येक जो एलील है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर मान लीजिए कि एक किसी खास जगह का पॉपुलेशन है, उसमें से अगर आप ये देखें कि कैपिटल टी वाले कितने हैं और स्मॉल टी वाले कितने हैं, उसकी आप टोटल से गणना करेंगे तो उसको आपको आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज पता चलेगा। जैसे कि उसमें आमतौर पर ऐसा होता है भाई कि जो कैपिटल टी है वो 80, उसकी एलील फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं 80% है, और जो स्मॉल टी है उसका 20% है। उसी प्रकार से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है कि कैपिटल टी की कितनी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी की कितनी होगी, स्मॉल टी की कितनी होगी। तो इस प्रकार से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, इन सब की गणना पॉपुलेशन जेनेटिक्स में की जाती है। और बेसिकली जो पॉपुलेशन में इन्हीं जीनों की, इन्हीं एलील्स की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये इवोल्यूशन की दशा तय करती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वही जो है पॉपुलेशन की दिशा तय करेगा। बेसिकली जो विकास का जो बात का जो सिद्धांत है या जैविक विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें सारी के सारा जो इंटरेक्शन होता है, जो जीन्स का, एलील्स का जो इंटरेक्शन होता है, वो पॉपुलेशन लेवल पे होता है। सो बेसिकली द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, नॉट द इंडिविजुअल्स। उसमें कोई व्यक्ति उसका यूनिट नहीं होता, उसके क्या होते हैं, पॉपुलेशन उसका एक यूनिट होता है। दूसरी बात कि उस समय डार्विन ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात नहीं की। अगर कोई भी जानवर जब तक अपने एक पॉपुलेशन में है और इंटरब्रीड कर रहा है तो एक नई स्पीसीज कतई नहीं बना सकता। उसमें आवश्यकता पड़ती है एक आइसोलेशन की, एक पृथक्करण की, एकाकीकरण की आवश्यकता पड़ती है कि इसमें जिसके पास वेरिएशन है उसने वेरिएशन संग्रहित कर लिया तो पॉपुलेशन में ही रहेगा, तो क्या होगा, वो कभी भी एक सेपरेट स्पीसीज के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल से आप 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा है। उसको क्या होगा, आइसोलेट होना पड़ेगा, क्योंकि एक नई स्पीसीज का निर्माण हो रहा है। विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है, उसका अल्टीमेट गोल है कि सारी प्रक्रियाओं के द्वारा एक नई स्पीसीज की, एक नई प्रजाति का निर्माण हो सके। और नई प्रजाति तब तक नहीं बनेगी जब तक कि वो प्रजाति जो उसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हो जाएगा, यानी कि वो जो पॉपुलेशन में स्थित जो पॉपुलेशन है उसमें वो प्रजनन करना बंद नहीं करेगा। जब तक वो आइसोलेट नहीं होगा, पॉपुलेशन से अलग नहीं होगा, उसका पृथक्करण नहीं होगा, पृथकीकरण नहीं होगा, तब तक जो है सो वो नई स्पीसीज नहीं बन सकती। दूसरी बात कि नेचुरल सिलेक्शन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड रिमूवल ऑफ द अनफिट वन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। अब ये इसके सिद्धांत की अगर एक रफ व्याख्या करें
तो यही समझ में आता है ना भाई, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो योग्यतम है, जो सक्षम है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, वो तो जीवित रह जाएंगे। जो योग्यतम नहीं है वो ऐसे ही मार दिए जाएंगे पॉपुलेशन के द्वारा। ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन ऐसा नहीं करती कि जो योग्यतम नहीं है उसको एकदम रूथलेसली खत्म कर देती है, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे करके होता क्या है कि उसमें हम अभी पढ़ेंगे कि उसमें डिफरेंशियल सिलेक्शन होता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है, कि जो सक्षम है वो ज्यादा प्रजनन करेगा, जो कम सक्षम है कम प्रजनन करेगा, और धीरे धीरे पॉपुलेशन से आउट होंगे। लेकिन वो प्रक्रिया बड़ी धीमी है और बहुत आराम से होती है। ऐसा नहीं होता कि नेचर जो है बिल्कुल रूथलेसली जो है ना, जो भी योग्यतम नहीं है उसको एकदम उठा करके फेंक नहीं देती, उसको रातों रात खत्म नहीं कर देती। तो ये सारी चीजें डार्विनिज्म की थी। जो न्यू डार्विनिज्म जो मॉडिफिकेशन आया वो क्या क्या कहता है कि उन्होंने जेनेटिक रिसर्च के आधार पर जो डेटा प्राप्त हुए उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए डार्विन वेलेस की थ्योरी को मॉडिफाई किया। आपको पता है कि जो डार्विन का सिद्धांत था उसमें वेलेस का भी योगदान था, और शुरू में इसको डार्विन वेलेस थ्योरी ही कहा गया। इस नियो डार्विन ने सबसे पहला काम तो ये किया कि उन्होंने सिर्फ जो इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन था, यानी ऐसे ऐसे अनुवांशिक भिन्नताओं को कंसीडर किया जिनकी वंशानुगति होती थी, जिनका इनहेरिटेंस होता था, जिनका एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता था। ठीक है। और इसमें चूंकि मेंडल की थ्योरी आ गई थी, सो इन नियो डार्विनिज्म द रीजन ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड, मतलब इसमें वेरिएशन का जो रीजन है, भिन्नता का जो कारण है, उसकी व्याख्या की गई। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी, द बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज अ पॉपुलेशन। किसी भी इसका जो बेसिक यूनिट होता है, किसी जो विकास का जो एक क्या कहते हैं, मौलिक जो एक इकाई होती है उसकी, वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो पॉपुलेशन होता है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो जरूरी है। आपको पता है कि स्पीसीज तभी अलग कहलाएगी जब वो अपने पेरेंट स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी। पेरेंट स्पीसीज के साथ प्रजनन जब तक नहीं करेगी तब तक वो एक अलग प्रजाति के रूप में स्थापित नहीं होगी। और फिर मैंने जैसा कहा कि नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं करता कि जो योग्यतम नहीं है उसको रूथलेसली बिल्कुल निर्दयता पूर्वक हटा नहीं देती, बल्कि वो क्या होता है कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से, यानी कि एक चयनात्मक प्रजनन की वजह से। एक क्या होता है कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये बेसिक कुछ अंतर थे नियो डार्विन और डार्विन के बारे में। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत है उसको मेन हम इन हेड्स में पढ़ेंगे। पहला है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि अनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं। अब वो भिन्नताएं क्यों होती हैं इसको एक्सप्लेन किया गया। दूसरा है एडेप्टिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। एक्चुअली कई किताब में आपको ये पॉइंट मिलेगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या कहते हैं, उसकी हेरिडिटी नहीं होगी। तो जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो भिन्नता आती है, तो भिन्नता के हिसाब से क्या होता है कि हर कैरेक्टर, जो हर भिन्न कैरेक्टर होता है उसकी एक अनुकूलन क्षमता होती है, उसका एक एडेप्टिव वैल्यू होता है। कि उसमें क्या होगा कि नेचर का जब सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा तो उसमें वही इंडिविजुअल, वही प्राणी चयनित होंगे जिसमें प्रकृति में सबसे ज्यादा अनुकूलित होने की क्षमता हो। तब वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन हर तरह का हो सकता है। वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है। वेरिएशन उसको सरवाइव करने के लिए या जीवित रहने में मदद भी कर सकती है, और ऐसा भी कर सकती है कि ऐसा भी वेरिएशन आ सकता है जो हार्मफुल हो, है ना, हानिकारक हो, और उसकी वजह से प्राणी मर जाए, तो ये भी तो हो सकता है। तो बेसिकली द वेरिएशन विच एक्चुअली एड्स टू द एडेप्टिव वैल्यू, ऐसी अनुवांशिक भिन्नताएं जो उनके अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती हैं पॉपुलेशन में, वही वेरिएशन रखे जाते हैं, उन्हीं की वंशानुगति होती है। ओनली दोज वेरिएशन विच हैज एडेप्टिव वैल्यू आर इनहेरिटेड, उनकी हेरिडिटी होती है। और फिर प्रक्रिया होती है नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, नेचर किसको सिलेक्ट करता है, जिसकी एडेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। पहली तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर
द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या कर नेचर सेलेक्ट कैसे करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी एक बार एक लाइन बोल चुका हूं कि अगर मैं किसी क्लास का एडमिशन कर रहा हूं, किसी टीम का चयन कर रहा हूं, ये सारे खिलाड़ी एक जैसे होंगे, सारे बच्चे एक ही मेरिट के होंगे, एक ही परसेंटेज वाले होंगे, तो हमको चयन करना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक चयनात्मकता नहीं हो सकती। तो नेचर सेलेक्ट करता है वेरिएशन के आधार पर, और उन वेरिएशन को सिलेक्ट करता है जिनकी एडेप्टेबिलिटी है, जिनकी अनुकूलनशीलता है। फिर होता है एक चीज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि जो एक अचानक से किसी के जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है ना किसी पॉपुलेशन की, उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे बाद में। फिर होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब कि भिन्नता एकत्रित करते करते कोई प्राणी, आपको पता है कि एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी कोई भिन्नता मान लीजिए एकत्र हो रही है, तो वो भिन्नता का जो संग्रहण होता है, एकत्र होती है भिन्नताएं एकत्र करते करते वो पेरेंट पॉपुलेशन से इतना भिन्न हो जाता है कि पेरेंट पॉपुलेशन और उसके बीच एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। मतलब वो जो है अब जो पेरेंटल पॉपुलेशन है जहां से वो स्पीसीज आया है उसके प्राणियों के साथ वो प्रजनन नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन या पृथक्करण। और जब ये आइसोलेट हो जाता है तो इस प्रकार के प्राणी आगे चल के अगला स्टेप यही होता है कि इस प्रकार से एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज, हालांकि ये बताना बहुत जरूरी है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको होना जरूरी है अगर आप नियो डार्विन पढ़ रहे हैं या आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ना है। उसमें एक चीज होती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की परिभाषा जो एक इकोनॉमिक्स वाले देते हैं, अर्थशास्त्र वाले देते हैं, है ना, या जो डेमोग्राफी वाले देते हैं, या जनगणना करने वाले लोग होते हैं, है ना, वो जो परिभाषा देते हैं उससे बायोलॉजी वाले पॉपुलेशन की परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। और खास तौर से जेनेटिक्स वालों की परिभाषा तो बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक है। तो ये परिभाषा क्या है कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन जो होता है एक प्राणियों का समूह है ना, एक इंडिविजुअल्स व्यक्तियों का समूह है, किसी भी जाति के प्राणियों का समूह है, किसी भी जाति के प्राणियों का एक समूह है पॉपुलेशन, जो एक दिए हुए मतलब एक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, और आपस में उसमें जो मेटिंग होती है, आपस में जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है वो रैंडम होती है, उसमें चयनात्मकता नहीं होती। समझ रहे हो कि इसमें कोई भी प्राणी किसी के साथ भी ब्रीड कर सकता है, कोई भी नर किसी भी मादा के साथ कर सकता है। उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल नहीं होता कि किसी नर को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा हो प्रजनन की क्रिया में, या किसी मादा को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा हो, किसी प्राणी विशेष को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। when the breeding is random and population is it is an interbreeding population, मतलब उसमें प्रजनन आपस में पॉपुलेशन के ही इंडिविजुअल में हो रहा है, और वो जो सारे इंडिविजुअल है किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं, अब उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज, किसी भी पॉपुलेशन किसी भी प्रजाति के प्राणियों का एक समूह है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, विशेष भौगोलिक जोन में रहते हैं, और वो आपस में फ्रीली या रैंडमली ब्रीड करते हैं। और किसी भी पॉपुलेशन का जो टोटल जीन कंटेंट होता है, हाई हैप्लॉइड जीन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो होता है जो हैप्लॉइड जीन होता है, उसको हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। ये शब्द आप सीख लीजिए। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको इवोल्यूशन और जेनेटिक्स या पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझना है। तो एक जीन पूल शब्द है, बहुत कॉमन है। जीन पूल इज द टोटल जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। जितने भी प्राणी किसी पॉपुलेशन में है उन सबों के जीन का जो समुच्चय है, सबों के जीन का जो टोटल कॉम्प्लीमेंट है, टोटल कंटेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।